हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? होप अब बायो के एग्ज़ाम की ज़ोर शोर से तैयारी चल रही होगी, राइट? 30th को पेपर है अपना, और अब तक तो खैर आप लोग बहुत प्रो हो चुके होंगे बायो में, बट हमेशा अपने आप को, मतलब आई नो अच्छी सी तैयारी चल रही है बच्चों, बस हम ये चाहते हैं कि आपकी इस तैयारी में हम आपका हमेशा साथ देते रहें और इसको और बेहतर बनाने की हम कोशिश करते रहें। तो इसी कोशिश में हम इस बार लेके आए हैं सैम्पल पेपर, और ये सैम्पल पेपर आपके जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया था सैम्पल पेपर वो नहीं है, ये अदर देन सीबीएसई वाला सैम्पल पेपर है। एक आधी ऐसे सैम्पल पेपर भी सॉल्व करके देखते हैं कि हम कहाँ लाइक कर रहे हैं और हमें किस तरीके से, और अपने जो भी अब तक मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कर लिया होगा, तो जैसे सैंपल हम ट्राई करते हैं तो उससे अपने को पता चल जाता है कि अपनी कहाँ थोड़ी बहुत जो भी लैगिंग है वो कहाँ है, तो वो पता चल जाएगी, तो उसको और हम इम्प्रूव कर लेंगे। अच्छा खासा अपने को टाइम मिल रहा है, तो इस टाइम पीरियड को अच्छे से हम यूज़ करते हैं और चलिए सॉल्व करते हैं एक सैम्पल पेपर, ठीक है? और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं और कैसे हमें आंसर लिखना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एंड ऑल दैट जो भी है वो हम थ्रू आउट द होल वीडियो सीखते रहेंगे, ठीक है? सो दिस इज सीबीएसई सैम्पल पेपर जैसा कि वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपका टर्म 2 का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें बस हेडिंग आपका सिर्फ बायो एंड टर्म 2 एंड सेशन, बस इतना ही रहेगा, सेशन भी नहीं रहता है ना। मैक्सिमम मार्क्स इज 35 मार्क्स, और आपके ये जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ रहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के बिल्कुल स्टार्टिंग ऊपर में, और टाइम अलाउड तो सिर्फ 2 घंटे है, तो और टाइम आराम से मिल जाएगा आपको क्योंकि सिर्फ टोटल ऑफ 13 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो 2 आवर्स इज लाइक फाइन, ठीक है? और इसमें आपको पता है 13 क्वेश्चंस हैं, तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, क्योंकि 13 क्वेश्चन पेपर्स हैं एंड ऑल आर कंपलसरी, सारे के सारे करने हैं, ठीक है? सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस है, सेक्शन ए हैज 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, सेक्शन बी हैज 6 क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच, एंड सेक्शन सी हैज केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क 1 क्वेश्चन, ठीक है? इनमें से कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइसेस दिए हुए हैं, ठीक है? ओवरऑल यानी सेक्शन वाला चॉइस अपने पास नहीं है। हाँ, उनमें जो क्वेश्चन नंबर्स है उनमें चॉइसेस दिए हुए हैं, जैसे आपको एक 2 मार्क्स में मिल जाएगा, है ना, लिखा हुआ है इंटरनल चॉइसेस इन सम क्वेश्चंस, जैसे स्टूडेंट हैज़ टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स, तो दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही करना है, दोनों और ऑप्शन मत करना। और एक और गलती जो बच्चे करते हैं वो मैं आपको समझा दूं। बच्चे क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन बिफोर आई रीच आउट टू दोज क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन 1 है, ठीक है, और ये जो भी क्वेश्चन है और आ गया और इसी का और ऑप्शन है, और मान लो इसमें ए और बी इसमें है और इसमें भी ए और बी इसमें है। कुछ बच्चे ऐसा नॉनसेंस करते हैं कि ए बी पार्ट तो मान लो इस क्वेश्चन का कर दिया और ए पार्ट इस क्वेश्चन का कर दिया, ऐसे भी नालायक होते हैं। ये काम तो बिल्कुल मत करना। और ऑप्शन मीन्स कोई एक ही उठाना है पूरा का पूरा, ठीक है? आधा उसका आधा इसका, नो। या तो आप इसका ए बी दोनों कर लो या फिर इसका ए बी दोनों कर लो, बट इसका आधा ये गलती प्लीज़ मत कर लेना। ऐसे बच्चे भी मैंने मतलब देखे हैं, तो आई थॉट कि आप लोगों को समझा दूँ, और अगर इस तरह का कुछ किसी के दिमाग में आया भी है तो प्लीज़ साइड लगा दो इन चीज़ों को, फाइन। तो ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इन जनरल इंस्ट्रक्शन के साथ मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ, 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस का ध्यान रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं वो है क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ना। बच्चे पता नहीं क्यों दे डोंट रीड द क्वेश्चंस वेरी प्रॉपरली। आई हैव टू टेल यू अगेन एंड अगेन दैट यू हैव टू रीड क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस, ठीक है? ये जनरल एक परसेप्शन बना होता है हर चीज़ का, हर चैप्टर का ने सबकॉन्शियस में एक चीज़ें फिट होती हैं, तो 2 लाइन पढ़ी नहीं, 2 वर्ड्स पढ़े नहीं कि वो सबकॉन्शियस में जो चीज़ फिट है वो आ जाता है। ये भी बच्चों के साथ में बहुत गलतियां होती हैं और बाद में दे रियलाइज, ओ नो ये मैंने क्या कर दिया। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसीलिए आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ लेना कि ये क्या कह रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सेज नेम 1 एयरबॉर्न, ठीक है, नेम 1 एयरबॉर्न
एंड अ वाटरबॉर्न डिजीज इन ह्यूमंस। ठीक है, एक पार्ट में पूछ रहा है, एक एयरबॉर्न और एक वाटरबॉर्न डिजीज, तो एक इस पॉइंट को ध्यान रखना है। लिस्ट वन स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ ईच वन ऑफ देम। ठीक है, तो आपको आंसर कैसे लिखना है, यहाँ लिख देना ऐसे प्रॉपर। ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज, ऐसे क्लैरिटी मेंटेन करना मैंने हमेशा सिखाया है आपको, और यही करना पड़ेगा। जितना एग्जामिनर को ईज दोगे चेकिंग के लिए उतना ठीक रहेगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बेसिक्स तो पक्का से आता ही होगा कुछ ना कुछ, तो खाली मत छोड़ना, कुछ ना कुछ लिख के आना। एयरबॉर्न डिजीज में आपने क्या पढ़ा है, निमोनिया पढ़ा है ना, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये सब एयरबॉर्न, इन्फ्लुएंजा, ये सब एयरबॉर्न में आते हैं। अब इनके एक एक सिम्टम्स लगे हाथ, यहाँ पर सिम्टम्स करके और लिख देना, जैसे निमोनिया का फीवर, चिल, एक्सट्रीम फीवर्स हो गए, चिल हो गए, एक्सट्रीम केसेस में ये ब्लूइश स्किन जो हो जाते हैं, नेल्स एंड ये, तो वो लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे करके इसका सिम्टम लगे हाथ। सेकंड आप कर दो वाटरबॉर्न, नीचे में जैसे ही ये हो जाए फिर आप लिखो वाटरबॉर्न डिजीज। ठीक है, और नीचे यहाँ पर वन सिम्टम। वाटरबॉर्न डिजीज क्या ले सकते हैं हम, टाइफॉइड ले लेंगे, और टाइफॉइड का सिम्टम फिर यहाँ लिख देंगे, फीवर अगेन, स्टमक एक। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फाइन, तो इसमें आप कोई गलती मत करना। यहाँ एयरबॉर्न वाटरबॉर्न दो पूछा है, दोनों लिख दिया, एक एक सिम्टम, ईच वन, तो ईच के एक एक सिम्टम लिख दिए। ऐसे करके क्वेश्चन ध्यान से, है ना, एक भी छूटा, क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा सिम्टम का, फिर इसका हाफ, फिर इसके सिम्टम का हाफ, ऐसे मार्किंग होगी। तो यहाँ एक भी छूटा तो आधा नंबर गया, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, देखो ध्यान से, इट इज आस्किंग यू, आई होप दिख रहा होगा बच्चों आप लोगों को। So it's asking you that give the scientific name of parasite that causes malaria in humans and with what causes chills in humans during malarial attack. अब यहाँ 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। ठीक है, तो अगर आपने ये वाला पार्ट लिया है, ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, आंसर लिख के एंड साइंटिफिक नेम, तो मलेरिया, सॉरी मतलब डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, है ना, साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन कर दिया। और तो यहाँ पे लिख देना, जैसे मैं एक्चुअली लिख रही थी मलेरिया कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, तो इतना लंबा अभी क्या लिखूँ मैं, आप लिख लेना, है ना। और इसका पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पूछ रहा है कि व्हाट कॉजेज चिल्स इन ह्यूमन ड्यूरिंग मलेरियल अटैक। तो आरबीसी का रप्चर होना एंड रिलीज ऑफ हीमोजोइन, अगर आपको याद हो तो हीमोजोइन रिलीज होता है, उसकी वजह से वो चिल्स आते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। आपको याद है बच्चों पूरा जो एरिथ्रोसिटिक साइकिल है। सो यहाँ पे आपको रिलीज ऑफ हीमोजोइन, दैट इज व्हेन द आरबीसीज दे आर रप्चर्ड, व्हेन दे डू द multiple fission in RBC, there they rupture and the chemical is released. The chemical is known as hemozoin. That is the reason for the chills. तो ये लिख दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे क्वेश्चन के साइड में और लिख के और फिर इसको अटेम्प्ट कर लेना। जहाँ पे आपको इसका और ऑप्शन मैं इधर लिख रही हूँ कि नेम एनी 2 सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फॉइड हमारे बोन मैरो और थाइमस है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है अपने स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, पेयर्स पैचेस हो गया, कोई भी 2 लिख दो। स्प्लीन लिख दिया, लिम्फ नोड लिख दिया। प्रॉपरली लिखना आप लोग कि 2 सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी आर, ठीक है, स्प्लीन और लिम्फ नोड ऐसे लिख दिया। स्टेट द फंक्शन ऑफ एनी ऑफ देम, तो कोई एक का आपको फंक्शन पूछा जा रहा है, तो स्प्लीन का लिख दिया ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एंड एक्ट्स एज फिल्टर फॉर ब्लड,
लिम्फ नोड हार्बर्स DWBCs, तो दोनों के एक बार फंक्शन यहाँ पर लिख देना। तो वही बात आ गई, हाफ 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 हाफ। यहाँ पे आपके यहाँ पे 1+1 जाएगा। व्हाट कॉजेज चिल्स इन ह्यूमंस ड्यूरिंग मलेरियल अटैक, तो आप हीमोजोइन का डिटेल लिखोगे 1 मार्क का, एंड पैरासाइट का साइंटिफिक नेम आ गया, दैट इज 1 मार्क। तो 1+1 है, यहाँ पे हाफ 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 जाएगा। तो ऐसे करके 2 मार्क्स डिवाइडेड होते हैं, ये प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज स्टडी द गिवन केमिकल स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई द नेम। तो आप केमिकल स्ट्रक्चर, नेम आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो नेम क्या है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, आप पूरा लिखना, मैं वर्बली बोल रही हूँ, आप लोग पूरा लिखना। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड्स एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज ऑब्टेन्ड, तो इनफ्लोरेसेंस, it is obtained from inflorescence of cannabis sativa। तो ऐसे करके आंसर क्लैरिटी से मेंटेन करना है आपको, ठीक है। कोई भी आंसर जब आप लिखें तो इस तरीके से क्लैरिटी से लिखना, और आप लोग ये पूरा ये लैंग्वेज यूज़ करना, तो ताकि पढ़ने में आए, और मेन जो वर्ड है जो पूछ रहा है उसको ऐसे ही अंडरलाइन कर देना। तो अंडरलाइनिंग से क्या हो जाएगा, नज़रें वहीं जाएंगी तो नंबर मिलेगा। अब ये भी 2 नंबर का है, तो आइडेंटिफाई का आपको 1 मिल जाएगा, विच पार्ट, तो इसके 1 मिल जाएंगे। तो 1+1 2 मार्क्स का ये आपका रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्किंग होती है। तो मैं साथ के साथ आपको मार्किंग भी बताती जा रही हूँ, ताकि कोई भी पार्ट आपका छूटे ना, क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज mentally it is advised all the young mothers that the breastfeeding is best for their newborn babies, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दे दिया। डू यू अग्री, अब आपको एक क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है, डू यू अग्री, तो यस, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूबॉर्न बेबीज को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, ये सब एडवाइस करते हैं, तो इट्स यस। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, रीजंस क्या होगा। फर्स्ट रीज़न जो मिल्क होता है, मिल्क ऑफ मदर क्या करते हैं, एक तो प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी। कैसे पैसिव इम्यूनिटी देता है, बाय कोलेस्ट्रम। जो कोलेस्ट्रम येलोइश मिल्क होता है उसमें क्या होता है, IgA होता है। तो ये पॉइंट लिख देना आप, है ना। और दूसरा रीज़न क्या लिखोगे, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाएगा, फर्स्ट इज प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी, दूसरा है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो एनी टू आपको लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो मेडिकली इट इज एडवाइज टू ऑल द यंग मदर्स दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट फॉर द न्यू, डू यू अग्री, येस। गिव रीजंस, तो आंसर आ गया कि मिल्क से ये होता है, तो इस तरीके से दिल गिव यू, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लांट्स दैट इनहेबिट अ रेन फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड, ये भी आसान है बच्चों, ये अडेप्टेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि वो प्लांट्स जो रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो वेटलैंड्स में नहीं पाए जाएंगे। गिव रीज़न, तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा कि प्लांट्स विच आर फाउंड इन रेन फॉरेस्ट दे आर इनहेबिटेड इन द रेन कंडीशन एंड ऑल्सो थोड़ा सा शेडी कंडीशन, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में मोस्टली घने पेड़ वगैरह होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सनलाइट नीचे वाले पेड़ों को मिलते भी नहीं है, तो दे आर हैबिचुएटेड विद दैट कंडीशन। तो वेटलैंड्स में ऑब्वियसली वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स वैसे भी आपको लिखना है कि प्लांट्स जो होते हैं
वो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं इन द सेंस कि दे डोंट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, तो वो अडेप्टेड होते हैं, अपने जो सराउंडिंग होता है उसके हिसाब से वो अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। तो वेटलैंड्स यानी कि गीला पूरे टाइम पानी में भीगा हुआ जो एरिया होता है वो होते हैं, तो उसके लिए फिर उनके पास में चाहिए स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स वगैरह, यू नो। तो नॉर्मली क्या होता है कि इन एरियाज में ये काइंड ऑफ ऑलमोस्ट एक्वेटिक थोड़ा सा हो जाता है, और ये रेन फॉरेस्ट प्रॉपर टेरेस्ट्रियल है, तो दे कांट बी एडजस्टेड, दे आर हैबिचुएटेड विद द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जिसमें टेरेस्ट्रियल से रिलेटेड जो भी उनके बॉडी फीचर्स है वो है। वेटलैंड थोड़ा सा ऑलमोस्ट एक्वेटिक कंडीशन हो जाता है, तो उसके हिसाब से इसके पास फीचर्स हैं इन्हीं, सो दे आर बेसिकली अडेप्टेड। तो ये आपको अडेप्टेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये लिखना रहेगा आपको, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर प्रॉपरली। तो 2 मेन पॉइंट्स लिख सकते हो, 2 मेन पॉइंट्स विल डू द जॉब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर चॉइस है अगेन। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं व्हाट विल हैपन टू अ वेल ग्रोइंग हर्बेशियस प्लांट इन द फॉरेस्ट इफ इट इज ट्रांसप्लांटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट इन द पार्क। ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, ये आपको थोड़ा समझ के करना होगा, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन टू अ वेल ग्रोइंग हर्बेशियस प्लांट, तो वेल ग्रोइंग हर्बेशियस प्लांट जो है बच्चों, अब आप सोचो ये कहाँ वो हैपन टू वेल ग्रोइंग हर्बेशियस इन द फॉरेस्ट इफ इट इज ट्रांसप्लांटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट, ठीक है। तो अब ये पार्क में प्लांट कर दिया गया है और फॉरेस्ट में ये था, तो अगेन अडेप्टेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, और थोड़ा सा घुमा हुआ है कि हर्बेशियस प्लांट है, फॉरेस्ट में है, इसको लो लाइट कंडीशंस में ये रहता है, क्योंकि फॉरेस्ट जो होता है वो घना जंगल हो गया, बड़े पेड़ होते हैं, तो सनलाइट जो होते हैं वो इतना नहीं पहुंच पाता। हर्बेशियस प्लांट है, नीचे नीचे रहता है ये, है ना। तो ये समझना होगा अब आपको, ये चीज़ें यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ये हर्बेशियस प्लांट जो फॉरेस्ट में है, जैसे मैंने कहा ये लो लाइट इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि मैंने कहा ना हर्बेशियस है, नीचे नीचे रहता है, ऊपर शेड हो जाता है, तो इट इज़ अडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी। अब आप इसको कहाँ ले जा रहे हो, पार्क में। पार्क में क्या है, प्रॉपर फुल सनलाइट मिलेगी, जिसके साथ कैसे डील करना ये इसको आता ही नहीं है, तो इट मे नॉट सर्वाइव ड्यू टू चेंज इन द बेसिक requirement and the climatic conditions and the sunlight requirement, the plant may not survive। ये आंसर लिखना आप, ठीक है। So the plant may not survive। तो ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका और ऑप्शन है कि ऑफ द 4 मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, चारों कॉजेज क्या है, एलियन स्पीशीज का इन्वेजन हो गया, हैबिटेट लॉस, फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड को एक्सटिंक्शन, विच अकॉर्डिंग टू यू इज द मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ आंसर। तो इसका आप क्या आंसर लिखोगे, चारों में से आपकी बुक में भी बच्चों लिखा हुआ है कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन ये सबसे मेन रीज़न है फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि उनका घर ही उजाड़ दिया। फ्रैगमेंटेशन यानी टुकड़ों में उनकी हैबिटेट्स को बांट दिया, कि मतलब बहुत लंबा सा एरिया है और कुछ पोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ले लिया, तो एक इतना लंबा हैबिटेट अब टुकड़ों में डिवाइड हो गया, तो ये सबसे मेजर कॉज होता है, ठीक है। तो रीज़न आप यही लिखना दैट due to the loss of the habitat many species of animals they are displaced from their habitats, so they cannot survive in the new area। so this is the major वो alien species invasion क्या है, एक particular area में आएगा, एक particular location पे alien का आएगा ना, तो उतना ज़्यादा effect मास लेवल पे नहीं करेगा, मास लेवल पे ये देख लेता है। को एक्सटिंक्शन भी ये है कि 2 जनों के साथ में जो है सिर्फ उन तक सीमित है, एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी कुछ पर्टिकुलर उस चीज़
जिसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं उससे रिलेट हो जाता है, बट हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन मास को अपील कर देता है, इसीलिए इट इज़ द मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ये ध्यान रखना है आपको, और रीज़न भी यही लिखना है कि इट अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ स्पीसीज ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, दैट्स वाई इट अफेक्ट्स द मोस्ट। ठीक है, ये रीज़न लिखना है। अब आते हैं, ये तो बच्चा स्केच बनाना है, तो स्केच तो आप बना लेंगे HIV का। यहाँ पे वो डायग्राम आपको बनाना है, रेट्रोवायरस कैसे अटैक करता है, एड्स का जो वो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना NCERT में, जहाँ पे उन्होंने ऐसा एक सेल बना रखा है और वायरल प्रोटीन और ये यूँ आ रहा है, वायरल RNA ऐसे करके, और ये DNA ऐसे करके जो बना रखा है, वो वाला डायग्राम आपको बनाना है। तो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन तो आप देख लेंगे। उसके बाद कह रहा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इस पे आपको कमेंट करना है। ठीक है, सो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि वाई शुड बी वेट फॉर एनी पैथोजन टू अटैक अस, वाई नॉट प्रिवेंट आवरसेल्फ। जैसे कि एड्स वगैरह से बचाना है तो यू कैन राइट दैट ऑलवेज व्हेन इंजेक्शंस आर गिवन वन शुड ऑलवेज चेक द निडल्स एंड एवरीथिंग, सो दैट if one is aware, then obviously that disease will not hamper the person. So prevention से क्या होता है, long term effect। तो बच्चों प्रिवेंशन इसलिए क्योंकि ये लिखना आपकी there are certain diseases that have very devastating effects on the body। तो कई बीमारियां जो है उसका बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट आता है बॉडी पे, और फिर उससे हम उबर भी नहीं पाते हैं ऐसी बीमारियों से, या फिर उनके असर से फिर हम उबर ही नहीं पाते। हम जैसे कि सिंपल लॉजिक ले लो, आप कोविड के आप कहते हो ना पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो कोविड से एक बार उबर भी गए तो उससे अगर बॉडी को काफ़ी नुकसान हो चुका है तो लॉन्ग टर्म आगे तक वो जाएगा ना, और वो कहीं ना कहीं परेशान करेगा, फिनेंशियल लॉस हो जाएगा। मतलब बीमारी की वजह से क्या क्या नुकसान है, तो बॉडी पे असर आएगा, फिनेंशियल लॉसेस हो जाएंगे, साइकोलॉजिकल मेंटल जो एक परेशानी होती है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि देयर आर डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, फिनेंशियल इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं ना, बीमारी होती है तो फिर फिनेंशियल इश्यूज भी तो आते ही हैं बच्चों, है ना। उसके अलावा साइकोलॉजिकल, मेंटल स्ट्रेस, इतनी सारी प्रॉब्लम मतलब कि बीमारियों से होता है। तो इससे बेटर है ना इनको जो हम झेले, इससे बेटर है कि प्रिवेंशन हम ले, सो दैट वी आर सेव्ड इज द पॉइंट। अंडरस्टूड। तो ऐसे करके आपको अब ये सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग सच क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाई इज टबैको स्मोकिंग associated with rise in blood pressure and low oxygen efficiency? तो rise in blood pressure तो इसलिए because टबैको में क्या होता है, निकोटिन होता है, इसकी वजह से कौन वो हो जाता है, एड्रेनलिन रिलीज हो जाता है फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड्स, ये इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और बॉडी में लो ऑक्सीजन एफिशिएंसी बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में जाता है ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से फिर क्या प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके और एनर्जी देता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ अच्छे से बाइंड हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड स्टार्ट्स बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है बॉडी में, विच इज़ ऑब्वियसली प्रॉब्लमैटिक। तो ये आपको इस आंसर में लिखने हैं। ठीक है, तो यही पूछा भी है
निकोटिन आ जाना चाहिए आंसर में, एड्रेनलिन आ जाना चाहिए एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन आ जाना चाहिए। देन योर आंसर इज कंप्लीटेड। फाइन। नेक्स्ट, ये सब 3 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, तो 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है आपको। अब क्योंकि ये सेक्शन भी आ गया ना, नाउ अ होस्ट सेल शुड बी कॉम्पिटेंट टू टेक डीएनए, ठीक है, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। फाइन। So there are various means by which a competent host is formed for recombinant DNA technology. Why and how bacteria can be made competent? बहुत तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है, by divalent cations, ठीक है, जो कैल्शियम आयंस डाइवेलेंट कैटायंस को यूज करके हीट शॉक देना, ठीक है। सो वाई एंड हाउ, वाई 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये तो हाउ का आंसर हो गया कि हाउ वी कैन डू इट बाय डाइवेलेंट कैटायंस एंड हीट शॉक की वजह से। वाई, तो यहाँ आंसर ऑलरेडी इसमें है कि इट शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक डीएनए मॉलिक्यूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। सो देयर आर वेरियस मीन्स बाय विच कॉम्पिटेंट होस्ट इज फॉर्म्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो वाई एंड हाउ बैक्टीरिया कैन बी मेड, तो वाई का आंसर क्वेश्चन में ही ऑलमोस्ट आ गया है कि वाई एंड वाई बैक्टीरिया इज मेड कॉम्पिटेंट। तो अपने को आंसर में यही लिखना है कि बैक्टीरिया इज मेड कॉम्पिटेंट so that it takes up the surrounding DNA which is needed for rDNA technology। मतलब rDNA जो हमने बनाया है उसी को लेने के लिए ही तो हम ये करवा रहे हैं, है ना। तो Y हो गया टू टेक अप, इसका आंसर तो हो जाएगा टू टेक अप द rDNA inside द होस्ट सेल। इसके लिए हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं। वाई, हाउ, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा आप माइक्रो इंजेक्शन से करा सकते हैं, है ना। माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक्स, इन तरीकों से हम डीएनए लॉन्च कर सकते हैं होस्ट सेल में। तो ये इसका आंसर हो गया। तो बी वेरी केयरफुल बच्चों वाइल हैंडलिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। अब जैसे वाई छूट जाता है कई बच्चों का, ये हाउ देखते हैं और मतलब पता है कि कॉम्पिटेंट दिखा तो अपने को ये डाइवेलेंट कैटायन एंड ऑल दैट ये लिखना है। कई बच्चे ऐसे कर जाते हैं, तो ये गलती आप मत करना, ध्यान से पढ़ के करना। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं भाई आपसे पूछ रहे हैं साइंटिफिक टर्म फॉर पैरासाइट लिविंग ऑन अदर पैरासाइट। इसको तो बोलते हैं हाइपर पैरासाइट। 3 नंबर का है, 3 पॉइंट्स मांग रहा है शायद। नेम अ स्पीसीज विच इज बोथ प्रे एंड प्रीडेटर। फ्रॉग स्नेक्स के लिए प्रे हो जाता है फूड चेन में, और वैसे इंसेक्ट्स को खाता है तब प्रीडेटर हो गया, ठीक है। तो फ्रॉग। एक्टो एंड एंडो पैरासाइट, तो एक्टो पैरासाइट तो हो गया लाइस, क्योंकि वो हेड में मतलब बाहर की तरफ रहता है। इसके लिए आप लिख लो टीनिया सोलियम, जो अपना टेप वॉर्म है। दिस इज टेप वॉर्म। फाइन। ये आई थिंक 3 क्वेश्चंस हैं 3 नंबर के, तीनों के आंसर छोटे छोटे लिख दो, मिल जाएंगे 3 नंबर। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं यहाँ पे पूरा आंसर नहीं लिख रही हूँ। अब जैसे मैंने एरो करके लिख दिया, आप तो पैरासाइट लिविंग ये पॉइंट, ये लाइन लिख के, ये इतना लिख के फिर लिख देना। और यहाँ पे बोथ प्रे एंड प्रेडेटर इज फ्रॉग, एक्टोपैरासाइट लाइस, ऐसे करके लिख देना क्लैरिटी से, pढ़ने में आसानी से आ जाए बस। फिर आपको ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, एंड इस डायग्राम में आपसे पूछा जा रहा है what are they asking? Explain the importance of biodiversity hotspot and sacred group। देखो biodiversity hotspot क्या होता है? Rich in species, है ना, high level of endemism, ये होते हैं हॉटस्पॉट। तो इससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। दोनों का सिग्निफिकेंस तो यही है
कि दे एनहेंस, दे मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी, लॉस नहीं होने देते हैं, कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, बोथ ऑफ देम अपने अपने तरीके से। जैसे ये तो हो गया इसका तरीका, और सेक्रेड ग्रूव्स हो गया, जैसे खासी एंड जयंतिया हिल्स हो गए, अरावली इन राजस्थान, मेघालय का ये खासी जयंतिया, तो ये जो भी है ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जो होली माने जाते हैं, तो लोग उसी की वजह से उसको काटते नहीं हैं पेड़ों को वहाँ पे। सो बिकॉज ऑफ दैट बोथ ऑफ देम बेसिकली इन देयर ओन वेज हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये आपको आपके आंसर में मेंशन करना है कि इम्पॉर्टेंस तो दोनों का यही है कि दे हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बट दोनों के किस तरीके से है बस वो थोड़ा सा लिखना है कि ये जो भी ये थ्रेटेड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनकी प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन पूरे लेवल पे कर देते हैं, ये इनका इम्पोर्टेंस हो जाएगा। ठीक है, देन नेम द टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। जैसे 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस इन इंडिया, तो बायोडाइवर्सिटी क्या आ गई, ये तो हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी, बिकॉज जेनेटिक लेवल पे चावल तो एक ही है, उसके अंदर वैरायटी आ गई बच्चों। सो दिस रिप्रेजेंट्स जेनेटिक वैरायटी। एंड एश्वरीज एंड एल्पाइन मीडोज कौन सी बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, सो इट रिप्रेजेंट्स द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अलग अलग इकोलॉजी है ना, एश्वरी वो जहाँ पे सी वाटर और रिवर वाटर मिलते हैं तो उससे जो थोड़ा सा एक बन जाता है थोड़ा सा लाइन सा एरिया, वो एश्वरीज हो गए। एल्पाइन मीडोज जो अजीब से झाड़ वगैरह होते हैं, एल्पाइन थोड़ा सा ठंडा एरिया होता है, तो ऐसे मतलब अलग अलग एरियाज, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई ना, एरिया अलग अलग हो गए, है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है। अब ए बी उसमें भी 1 2, तो ये क्लैरिटी बस मेंटेन करना है आपको, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, अब आपको पूछा जा रहा है स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आरडीएनए बन रहा है बच्चों। सो आपसे पूछा जा रहा है नेम द एंजाइम ए, ये रहा, ठीक है, एंड राइट इट्स फंक्शन। तो एंजाइम ए क्या है, इधर वाला, इधर तो फॉरेन जीन को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वैसे तो वहाँ मेंशन्ड है, बट प्लाज्मिड में कट लगाए ऐसा एंजाइम कौन सा होगा, ऑब्वियसली द एंजाइम ए इज, आंसर कहाँ लिखें, इट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया एंड राइट इट्स फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, द फंक्शन इज टू कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन विच इज नोन एज द रेस्ट्रिक्शन साइट, ये पूरा लिख देना, ठीक है। देन आइडेंटिफाई द प्रोसेस बी, बी में क्या करा है इन्होंने, फॉरेन डीएनए अटैच कर दिया है। सो दिस प्रोसेस बी जो हो जाएगा वो कहलाएगा लाइगेशन, ठीक है। नेम द एंजाइम यूज्ड इन दिस प्रोसेस, लाइगेशन बाय एंजाइम लाइगेस, ठीक है। तो कट करा रेस्ट्रिक्शन ने, लाइगेस ने लाइगेस करवाया। आइडेंटिफाई स्टेप सी, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि जो फॉरेन डीएनए वहाँ आरडीएनए बना है वो आरडीएनए जो है वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, बिकॉज देख रहे हो ये यहाँ आ गया। सो बैक्टीरिया व्हेन इट टेक्स अप द फॉरेन डीएनए सराउंडिंग डीएनए, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। सो स्टेप सी क्या आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ध्यान रखना, तो जो जो पूछ रहे हैं बहुत क्लैरिटी से आंसर करना, ठीक है। या सो दिस वाज आल्सो 3 मार्क्स क्वेश्चन, सो हाफ 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 1 ऐसे करके करेंगे। नाउ इट्स अ केस बेस्ड क्वेश्चन। क्या केस बेस्ड है, ध्यान से पढ़ते हैं। Read the following passage and answer the question. Restriction endonuclease was isolated for the first time by W. Aber 1962 in bacteria, ठीक है। Restriction endonuclease cut DNA
duplex at specific point, therefore they are also called molecular scissors. ठीक है. Then the 3 type of restriction endonuclease जैसे कि type 1, type 2, type 3 है, but only type 2 are used in, ये मैंने पढ़ाया आपको. So restriction endonuclease EcoR1 recognizes base sequence GATTC in DNA duplex and cut DNA between GNA. ठीक है, ये आपको केस दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया. अब पूछ रहा है why only type 2 is used in gene manipulation. तो आपको आंसर क्या लिखना है? आपको आंसर लिखना है because it cuts the DNA between, ये लिखा है ना इसने, ये वाला between GNA, मतलब it cuts the DNA within the recognition site, ये आपको लिखना है. तो आपको क्या लिखना है? because it cuts the DNA within the recognition site, ये इसका आंसर होगा. Name the ions used by restriction endonuclease for restriction activity. तो restriction activity के लिए वो क्या यूज करते हैं? So इसका आंसर है मैग्नीशियम आयंस. ओके, Mg पॉजिटिव. Why are molecular scissors so called? Write their use in biotech. तो molecular scissors क्यों? Because they cut. यहाँ पे आंसर यहीं पर है कि they are molecular scissors because their job is to cut the DNA at specific location. Write their use. तो they help in formation of rDNA technology. Helps in rDNA formation या creation. ठीक है, rDNA बनाने में हेल्प करते हैं. A restriction enzyme present in cloning site of vector should not have more than one recognition site. Comment. क्योंकि अगर एक क्लोनिंग recognition site पे बहुत सारे क्लोनिंग साइट हो गए तो it will create confusion and ultimately there won't be any result. So इसलिए आपकी बुक में लिखा हुआ भी है कि there should not be more than one क्लोनिंग साइट एट वन recognition site. एक recognition साइट पे एक ही क्लोनिंग साइट हो तो कन्फ्यूजन नहीं होता है एंड आराम से कॉपी होती है. तो ये आपको यहाँ आंसर में लिखना है. इसी का और ऑप्शन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ दे रखा है. आपको क्या पूछा जा रहा है, ये सारा दे दिया यहाँ पे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल मैट्रिक्स सो दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एगरोस. The fragments are separated under the influence of electric field and separated DNA fragments can be seen only after staining the DNA with compound ethidium bromide followed by exposure to UV radiation. तो आप जानते हो ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये जो भी बैंड्स ऑफ DNA है ये तभी विजुअलाइज होते हैं जब इनको ये जेल को एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया जाता है. और ये जो मैट्रिक्स होता है ये एगरोस का मैट्रिक्स होता है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है दैट एगरोस जो है वो सीविंग इफेक्ट देता है और सीविंग इफेक्ट की वजह से डीएनए आराम से उस पर मूव कर पाते हैं. सो मूवमेंट के लिए बहुत इजी रहता है डीएनए के लिए एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो मूव करते हैं. ये सारा डिटेल है इलेक्ट्रोफोरेसिस का. वही पूछा भी है प्रिंसिपल क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो यही बताना है पूरा कि प्रिंसिपल यही है कि डीएनए का नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं. डीएनए बीइंग नेगेटिव चार्ज when placed at the negative end cathode always under the effect of electric field moves towards the positive end. तो ये इसका पूरा प्रिंसिपल है. जेल वेल सारा बता देना. ETBR क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ आंसर लिखा हुआ ही है कि इसको स्टेन करने के में हेल्प करता है. डीएनए को विजुअलाइज अगर करना है तो ETBR जो है ETBR इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एथिडियम ब्रोमाइड. तो उसको स्टेनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि अगर डीएनए बैंड्स को विजुअलाइज करना है तो स्टेन करना होगा जेल को. तो स्टेनिंग के लिए इथिडियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं और यूवी लाइट के अंदर फिर वो आराम से विजुअलाइज हो जाता है, दिख जाता है. ठीक है, तो इसलिए हम ETBR यूज़ करते हैं. तो ऐसे ही बच्चों क्वेश्चंस आपकी बोर्ड में भी होंगे. बस इसी तरीके से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. मैंने देखो आज वर्बली समझाया है, वर्बली इसीलिए समझा लिखा नहीं बिकॉज अब तक आप जो हो वो
सारा चीज़ आई होप सब क्लैरिटी से जानते हो। तो इसी वजह से आई नो बस थोड़ा थोड़ा मैंने मेरे बोलने से क्या होगा, आपको ब्रश अप हो जाएगा, हाँ इसका आंसर ये हो जाएगा। अभी इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मेमोरी ब्रश अप करवा दिया मैंने इसके थ्रू, इस सैम्पल के थ्रू सारा एक बार एग्जिस्ट मिल गया आपको, तो बहुत हेल्प मिलेगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। और एक और सैम्पल मैं लेके आऊँगी, वहाँ भी हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो जब आप ये सैम्पल सॉल्व करेंगे ना, आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इसी हिसाब के रहेंगे। तो थोड़ा आप ध्यान देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस। ओके चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।